अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने आज इतिहास रच दिया। ट्रंप ने अब तक 50 राज्यों की 538 में से 277 सीटों के इलेक्टोरल वोट्स हासिल कर लिए हैं, जो कि राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी 270 वोटों में 7 अधिक है। वहीं कमला हैरिस को इस चुनाव में करारी शिकस्त मिली है। उन्हें बस 224 वोट्स ही मिल सके हैं। आपको याद होगा कि पहले सारे सर्वे कह रहे थे कि ये कांटे की टक्कर होगी, दोनों एकदम बराबर चल रहे हैं, पर दोनों के बीच का गैप 50 वोटों से अधिक का अब तक हो चुका है। अमेरिकी इतिहास में एक बार चुनाव हारने के बाद दूसरी बार राष्ट्रपति बनने वाले डोनाल्ड ट्रंप दूसरे राष्ट्रपति बन गए हैं। ट्रंप 2016 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे और 2020 में जो बाइडेन से हार गए थे। लेकिन इस बार की जीत के कई बड़ी बातें हैं देखने वाली। अमेरिका के 7 स्विंग स्टेट्स में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी जीतते हुए दिखाई दे रही है, यानी कि स्विंग स्टेट्स को स्वीप करते हुए दिखाई दे रही है। 4 पर वो अभी जीत चुके हैं और 3 पर उन्हें बढ़त हासिल है। सबसे खास बात यह है कि 2020 के चुनाव में इन 7 राज्यों की 5 सीटें बाइडेन की डेमोक्रेट्स ने जीती थी, लेकिन इस बार ट्रंप ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। CNN के एग्जिट पोल के मुताबिक ट्रंप को 44% महिलाओं ने और 54% लैटिनो आदमियों ने अपना समर्थन, यानी कि लैटिनो मेल्स ने अपना समर्थन दिया है। ट्रंप ने जीतने के बाद अमेरिका को थैंक यू कहा और यह भी बताया कि अब से अमेरिका का एक गोल्डन एज, यानी कि स्वर्णिम युग शुरू होने वाला है। राष्ट्रपति चुनाव जीतते ही ट्रंप ने क्लियर कर दिया कि उनका एजेंडा, उनका फोकस अब कुछ खास मुद्दों पर रहेगा और भी शार्प हो जाएगा। ट्रंप हर हालत में अमेरिका में राष्ट्रवाद की थीम पर काम करना चाहते हैं। ट्रंप नहीं चाहते कि अमेरिका में घुसपैठ हो और आज उन्होंने अपने संबोधन में भी साफ कर दिया कि अवैध घुसपैठ उन्हें बर्दाश्त नहीं है। अब वॉल, बॉर्डर सील कर देना, इन सारी चीजों पर दोबारा बात करने का उन्होंने वादा किया है। इसके अलावा ट्रंप का फोकस यह भी है कि वो युद्ध के पक्षधर नहीं, हम युद्ध शुरू नहीं खत्म करेंगे, इसीलिए उन्होंने युद्ध रुकवाने का भी ऐलान किया। इसके अलावा आतंकवाद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद कभी भी अमेरिका को स्वीकार नहीं होगा। हमने आईसिस को खत्म किया, हम बाकियों को भी खत्म करेंगे, ये उन्होंने वादा किया। ऐसे में अब अड़ी पर आज के सवाल हैं बेहद सीधे। कई लोग ऐसे हैं, जैसे राम माधव ने सवाल उठाते हुए कहा कि ये जो एनजीओ माइंडसेट है उसके खिलाफ अब दुनिया भर में राजनीति में हवा चल रही है। क्या सच में ऐसा हो रहा है? क्या राजनीति दुनिया भर में एक एंटी वोकिज्म दिशा ले रही है? क्या ट्रंप की जीत को एंटी एनजीओ मानसिकता के तौर पर देखा जा सकता है? हमारे साथ सेफोलॉजिस्ट, सी वोटर के यशवंत देशमुख जी वॉशिंगटन से लाइव जुड़ेंगे थोड़ी ही देर में। फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट रविंदर सचदेव भी जुड़ेंगे। नवनीत चुग कमला हैरिस के मित्र हैं, कैलिफोर्निया से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। भारत बरई प्रोफेसर है इंडियाना यूनिवर्सिटी में, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और मनीषा मेरे सहयोगी वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी नवनीत चुग जी, जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक जो एंटी वोक माइंडसेट है ये अब लोगों के दिमाग में घर कर गया है। यू गो वोक, यू गो ब्रोक। अब थोड़ा सा राइट लीनिंग राजनीति दुनिया भर में हो रही है और जो अमेरिका के नतीजे हैं उससे ये दिखाई देता है। आई थिंक सबसे पहले थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, एंड सेकंड आई थिंक अब इंडियंस को बहुत खुशी होनी चाहिए और गर्व होना चाहिए कि हमारी एक इंडियन बेटी को अमेरिका में 70 मिलियन वोट मिले प्रेसिडेंट बनने के लिए। पूरे अमेरिका में 1.2% पॉपुलेशन इंडियन है और उनमें से एक महिला को 70 मिलियन वोट मिलना। और अगर वो हारेंगी, अब हारी गई हैं, पर हारेंगी तो वो क्योंकि 3-4 स्टेट में 4-5 लाख वोट कम हुए। पॉपुलर वोट में अभी भी पॉसिबल है कि कमला हैरिस को ज़्यादा वोट मिले। बहुत लंबी लिस्ट है कि क्यों हारी। थोड़ा रेसिज्म है, थोड़ा सेक्सिज्म है। हिलरी क्लिंटन भी हारी थी और डोनाल्ड ट्रंप 9 साल से प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो रहा है। कमला हैरिस को सिर्फ 100 दिन मिले। थोड़ी वाइस प्रेसिडेंट की चॉइस उनकी ठीक नहीं निकली। उसको मिशिगन, विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया जीतने के लिए खड़ा किया था और वो तीनों हार गए। थोड़ा सा ब्लैक, हिस्पैनिक, एशियन मैन ने कमला हैरिस को वोट नहीं दी। और
इन्होंने मैसेजिंग बहुत अच्छी की है ट्रम्प की टीम ने कि इकॉनमी ठीक नहीं है, इकॉनमी ठीक नहीं है, और रियलिटी है कि इकॉनमी काफी ठीक है। पर मैसेज उन्होंने दिया इमिग्रेशन और इकॉनमी, और वो 75% ऑफ वाइट वोटर्स, रूरल नॉट इन सिटीज, वोटेड फॉर ट्रम्प। एंड क्लियर डिवीजन है कंट्री में, जिनके पास कॉलेज डिग्री है मेजोरिटी ने कमला हैरिस को वोट दी, जिनके पास नई कॉलेज डिग्री है मेजोरिटी ने ट्रम्प को वोट दी। पर ये बताइए सर कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो तो कैंपेन में भी इनकी बात की गई, डोनाल्ड ट्रंप जीते क्यों? एक पूरा जो ओवरआर्चिंग नैरेटिव ये था कि संविधान खतरे में है, डेमोक्रेसी इन डेंजर, दिस मे बी द एंड ऑफ अमेरिका एज वी नो इट, अमेरिका अब क्या देश बन गया है हम सब उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैंने कई कॉमेंटेटर्स को टीवी पर कहते हुए सुना। फिर भी सच बात तो ये है कि अमेरिकन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया। क्यों दिया? आई थिंक उनकी स्ट्रैटेजी जो है और मैसेजिंग जो है वो बहुत स्मार्ट है। आई थिंक ताकि वो जनवरी 6 का जो अटैक हुआ था, जो 88 क्रिमिनल चार्जेस हैं और अबॉर्शन बैन, इन बातों पे बात ना हो, तो उन्होंने इमिग्रेशन और इकॉनमी के ऊपर जोर दिया, और वो मैसेजिंग वर्कड इज वेरी स्मार्टली। कि पॉडकास्ट में गए, उन्होंने हिस्ट्री में देखा कि क्यों पिछली बारी हारे थे, और उनको पता लगा कि जो वुमेन डेमोक्रेट सपोर्ट है वो तो हिलने वाला नहीं है, तो मेन को पकड़ो। और उन्होंने इस बारी यंग मैन और ओल्डर मैन सबको जोर दिया कि मेल वोट मिलनी चाहिए, एंड उस बात में वो बहुत सक्सेसफुल हुए। आपको लगता है भरत बरई जी कि ये सेक्सिज्म और रेसिज्म का एक मिक्स है? नहीं, क्या है कि काफ़ी भारतीय लोग जो सेम रेस के हैं उन लोगों ने कमला जी के विरुद्ध में वोट दिया है। हाँ, जो छोटी लड़कियां हैं, यंग हैं, उन लोगों ने एबॉर्शन के मामले पर उनके साथ वोट दिया है। लेकिन जो बड़े जनरेशन है 40 साल से ऊपर वाले, वो 80% से ज़्यादा ने कमला के खिलाफ में वोट किया है, क्योंकि उनकी सोशल पॉलिसी, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी, इलीगल इमिग्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, और भारत और भारतीय मूल के लोगों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। एक ऐसे देखे तो कश्मीर के मामले में उन्होंने 4 साल पहले भारत को निडलिंग किया था। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, उसके बारे में भी ह्यूमन राइट की बात करते हैं। और जब चांस मिलता है तो काफ़ी डेमोक्रेट लोग ह्यूमन राइट्स के नाम पर नियो कॉलोनियलिज्म चलाते हैं और दूसरे लोगों पर दबाव डालते हैं। तो भारत के लोग बहुत नाराज थे। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए सितंबर में, उसके 2 दिन पहले व्हाइट हाउस ने खालिस्तानी लोगों को वहाँ बुलाया था। ना वो हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द सिख्स आर वेरी पेट्रियोटिक, वेरी ब्रेव पीपल, बट हाउ डू यू वांट टू कॉल खालिस्तानीज टू द व्हाइट हाउस टू मीट? उन्होंने सैन फ्रांसिस्को की कॉन्सुलेट पर अटैक किया था, सान होजे के हिंदू मंदिर पर अटैक किया था, लॉन्ग आइलैंड में मंदिर पर डिफेसमेंट किया था, गांधी जी की प्रतिमा जो भारतीय दूतावास के सामने थी उसके पर किया था। तो इन लोगों को जो टेररिज्म करते हैं, अटैक करते हैं, और जो कानून है वो वीडियो लगाता है कि एयर इंडिया की फ्लाइट में मत जाओ, आपका जान खतरे में है, तो वो उड़ा देने की बात करता है। तो ऐसे लोगों को व्हाइट हाउस कैसे बुलाती है? तो काफ़ी लोग नाराज थे और उन्होंने बताया था कि नहीं, हम उनको नहीं देंगे वोट। तो मेरा ख्याल है कि कई कारणों से भारतीय लोगों ने नहीं दिया। ठीक है, यहूदी लोगों में भी ऐसा हुआ है। ठीक है, बट हम जो स्पेसिफिक यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक ओवर आर्चिंग थीम जो निकल करके आ रही है, बहुत सारे लोग रविंदर जी ये कह रहे हैं कि ये एक राष्ट्रवादी सोच की जो है वो जीत है, और इसको सिर्फ हम यूएस के ही प्रिज्म से नहीं, अब एक ग्लोबल प्रिज्म से, भारत के प्रिज्म से देखें। जो देश की बात करेगा, राष्ट्रवाद की बात करेगा, एक बहुत हार्डन स्टैंड है कि हमें इलीगल इमिग्रेशन नहीं चाहिए। आप हमारे देश में ही देखिए, बात हो रही है कि हमें घुसपैठिए जो हैं देश से बाहर करने हैं। क्या आपको लगता है कि अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग ये सेंटिमेंट
यूएस में भी है और इंडिया में भी रिफ्लेक्ट हो सकता है, या कहीं और दुनिया में भी? रविंदर जी, वेरी राइटली सेड। आप जो बिग पिक्चर अम्ब्रेला की बात कर रही हैं ना, वो यही इंडिकेट करता है। कल हम बात कर रहे थे कि अमेरिका एक क्रॉस रोड पे खड़ा है, मेरा ये मॉडल था कि ब्लू स्टेट्स अगर जाती हैं तो हैरिस, रेड जाती हैं तो ट्रंप। आज ये दिख रहा है केवल यही नहीं कि रेड और ट्रंप जीते हैं, एक बहुत बड़ी जीत ज्यादा हुई है राइट की। आप देखिए अमेरिकन सेनेट जो अभी तक 50 सीट्स दोनों की थी, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन, वो भी रिपब्लिकन की तरफ चली गई है। दैट मीन्स नेशन में ओवरऑल एक मोड़ आया है ज्यादा टुवर्ड्स द राइट। अब वो राइट में ये सब चीजें आ जाती हैं, नेशनलिज्म, पॉपुलिज्म, एंटी इमिग्रेशन इत्यादि को लेकर के, तो वो अमेरिका में ट्रेंड है, वो दुनिया भर में ट्रेंड है, और इसके चलते आई थिंक डेफिनेटली ये ट्रेंड दुनिया में और भी फैलेगा। बट एट द सेम टाइम इस ट्रेंड का काउंटर भी होगा। जो यूरोप में जैसे आज मैक्रोन कह रहे हैं कि हमें तो अपना रास्ता ढूंढना है, तो इस समय नेशंस अपनी कैलकुलस को रिकैलकुलेट करेंगे। बट एब्सोल्युटली यस, ये क्लियर है कि अमेरिका ने अपनी 250 साल की हिस्ट्री में, अमेरिका को अगले साल 250 साल हो जाएंगे इंडिपेंडेंस और डेमोक्रेसी के, 250 साल की अपनी उम्र में आकर के अमेरिका ने एक बहुत ही ड्रास्टिक राइट टर्न लिया है, जो अमेरिका को इंपैक्ट करेगा डोमेस्टिक और अंतरराष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स, ऑप्टोपॉलिटिक्स जो कहिए, रिश्तों को, उनको भी इंपैक्ट करेगा। और कई इसकी वजह हैं, और क्या हमें एविडेंस मिल रहा है ग्राउंड से, वो भी हम आपको डेटा के साथ दिखाएंगे, जो एक हार्ड टर्न राइट है। और कई ऐसे इश्यूज अमेरिका के अंदर बहुत टाइम से फेस्टर कर रहे थे। मनीष, आप तो वहां पर रिपोर्ट करते रहे हैं। कुछ एक जो मेन इश्यूज है जो काम कर गए, ऐसा साफ दिखाई दे रहा है। 2 का जिक्र मैंने किया, एक तो घुसपैठ है, एक नेशनल सिक्योरिटी है, एक राष्ट्रवाद है। आप देखिए बार बार उनका मेन कैंपेन स्लोगन क्या रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी कि हमारा देश सबसे आगे होना चाहिए। तो एक ही नारा गूंजता है राष्ट्रवाद का। उसके आगे राष्ट्रीय सुरक्षा की बात, वो बार बार कहते हैं कि भाई हमारा जो देश की सुरक्षा है वो हमारे लिए सर्वोपरि रहेगी। उसके बाद वो बात करते हैं घुसपैठ की, कि आज उन्होंने सबसे पहले क्या बोला, उन्होंने कहा वी आर गोइंग टू सील आवर बॉर्डर्स, हमें नहीं चाहिए इलीगल इमिग्रेंट्स। ये भी जरूरी बात उन्होंने कही है कि हम चाहते हैं लोग आए, जो माइग्रेंट्स हैं उनको भी उन्होंने एक हीलिंग टच दिया। उन्होंने कहा आप हमारे देश में आइए, बट लीगली आइए, यहाँ पर H1B वीजा लेकर के काम कीजिए, बट इलीगल इमिग्रेशन हम नहीं सहन करेंगे। महिलाओं का अधिकार, उसके अलावा उन्होंने एक और चीज पर जो बल दिया है, अगर हम आगे जाएं इसके आगे, महिला अधिकार के आगे, उन्होंने ये कहा है कि हम युद्ध शुरुआत नहीं करना चाहते, हम उसको अंत करना चाहते हैं, और साइलेंट वोटर्स का समर्थन एक बहुत बड़ी चीज हुई थी। क्या आपको लगता है मनीष कि जो बाइडेन ने जो आखिरी वक्त पे, और ये हमने हमारे देश में भी देखा है कि जो लिबरल लॉबी की बात की जाती है, वो कहते हैं कि अरे इन वोटर्स को तो पता ही नहीं है, ये फैशिस्ट लोगों को वोट देते हैं। जो बाइडेन ने क्या कहा, ट्रंप सपोर्टर्स गार्बेज है, यानी कि वो कूड़ा है, और देखिए नतीजा क्या हुआ। मनीष, बिल्कुल पद्मजा, देखिए वो बात है ना कि वो पॉलिटिक्स को फिलहाल अमेरिका ने रोकने की कोशिश की है, और जिस तरीके से एकदम एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के तहत कई चीजों को थोपा जा रहा था, उससे आम अमेरिकी डर गया था। उसे लगा कि उसका घर, उसका परिवार, उसका समाज सब खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि व्हाइट हाउस में बैठे लोग और व्हाइट हाउस की सत्ता के चारों तरफ जो बैठे लोग थे, उनके एजेंडे की कीमत आम अमेरिकी चुका रहा था, और ये जनादेश उसी के खिलाफ था। देखिए, इसे समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि सीधी तौर पर कोई लॉजिक नहीं बनता है। आप इलीगल इमिग्रेंट को लाते हैं, न्यूयॉर्क में 4 स्टार 5 स्टार होटल में रखते हैं, $400-500 पर डे के हिसाब से उसका पेमेंट करते हैं, और फिर बाकी अमेरिकी जनता को कहते हैं कि भैया हमारा घाटा चल रहा है, और इसलिए राजकोष में जो घाटा है उसको पूरा करने के लिए आपको ज्यादा टैक्स देना होगा। कैसे कोई पब्लिक बर्दाश्त करेगी? उसी तरह से आपका अपना एजेंडा है, आप अपने कुछ कॉर्पोरेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप रशिया यूक्रेन वॉर शुरू करते हैं, कोई हथियार की कंपनी को फायदा दिलाने के लिए आप कई $100 बिलियन जो है सो युद्ध में झोंक देते हैं, और पब्लिक को कहते हैं इसकी भरपाई करो। वो फिर कैसे बर्दाश्त कर लेगा? तीसरी बात है, आप ये कह रहे हैं, तीसरी बात क्या नैरेटिव बनाया गया वुमेन राइट को लेकर। मैंने यहाँ पर महिलाओं से ये समझने की कोशिश की कि क्या सचमुच में ऐसा है कि ये प्रेग्नेंट वाला जो इश्यू है, इसको अबॉर्शन राइट सच में बड़ा इश्यू है। उनका कहना ये है कि देखिए, सैद्धांतिक तौर पर अच्छा लगता है
लेकिन क्या अमेरिका में सब लड़कियां, ये सब महिलाएं जैसे वो प्रेग्नेंट होकर और फिर अबॉर्शन करने के लिए लाइन में खड़ी हैं क्या, जो उन्हें तुरंत ये अधिकार चाहिए? तो कुल मिलाकर बात यह कि एक नैरेटिव जो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के तहत और वोक पॉलिटिक्स के तहत तैयार किया गया था, उसको अमेरिकी जनता ने फिलहाल खारिज करने की कोशिश की है और खारिज कर दिया है। आप सोचिए, कैलिफोर्निया का स्कूल ये नियम बनाता है कि आपका बच्चा जब स्कूल में जाएगा, अगर वो लड़का है और उसको लगता है नहीं मुझे लड़की बन जाना चाहिए, तो माँ बाप से पूछने की जरूरत नहीं है, और उसको बना देना चाहिए। बिल्कुल। और तो मनीष, ये कैसे भी कोई महिलाओं बर्दाश्त के लिए करेगा? कितना बड़ा मुद्दा है। महिलाओं को आप ये कह रहे हैं कि हम अबॉर्शन राइट्स दे रहे हैं, पर वो अगर महिला के 2 बच्चे हैं, वो ये नहीं चाहती कि आप उनके बच्चों को प्यूबर्टी ब्लॉकर्स दे करके लड़का से लड़की या लड़की से लड़का बना दे। और कितनी सारी महिलाएं, अगर आप डेटा देखें तो जो महिलाओं ने करीब 44% महिलाओं ने वोट दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, और 54% महिलाओं ने वोट दिया है कमला हैरिस को। तो गैप भी इतना ज्यादा नहीं है यशवंत जी, क्योंकि आप लगातार सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो फार लेफ्ट थिंकिंग अमेरिका को अपनी जकड़ में ले रही थी, उसके खिलाफ लोगों ने आगे आके वोट दिया है? क्योंकि अब यही बात पूरी दुनिया में की जा रही है, भारत में यह बात हो रही है कि फार लेफ्ट को जवाब अमेरिका से मिलना शुरू हुआ है। बिल्कुल। और चलिए मान लिया महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया, मान लिया कमला हैरिस को ज्यादा वोट महिलाओं ने दिया, लेकिन आज से इस नतीजे आने के पहले अगर हम आपको ये बोलते कि हर चौथा अश्वेत पुरुष इस मुल्क में डोनाल्ड ट्रंप को वोट दे रहा है, तो क्या कोई यकीन करता? हर दूसरा लैटिनो पुरुष इस मुल्क में डोनाल्ड ट्रंप को वोट दे रहा है, तो क्या कोई यकीन करता? हर तीसरा एशियन डोनाल्ड ट्रंप को वोट दे रहा है, यहां पर कोई बोलते तो क्या कोई यकीन करता? देखिए, ये सारे वोट वो हैं जिनको डेमोक्रेट्स ने अपनी बपौती मान करके कि नहीं ये तो माइनॉरिटी वोट्स हैं जिन पर हमारा एकाधिकार है, ये हमको छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते, जाएंगे कैसे, कहां जाएंगे, उस तरीके से जब आप ट्रीट करते हैं, कहीं ना कहीं आप ये भूल जाते हैं कि आप असली मुद्दों से कट रहे हैं। असली मुद्दे इस मुल्क के केवल महिलाओं से जुड़े हुए गर्भपात वाले ही नहीं थे, घर चलाना भी मुद्दा था, महंगाई मुद्दा था, बेरोजगारी मुद्दा था, एक जो वर्किंग क्लास फैमिली की जो दिक्कतें थी, जिसको रसोई चलाना मुश्किल होता जा रहा था इस मुल्क में, उसकी दिक्कतों के बारे में डेमोक्रेट पार्टी ने बात करना ही बंद कर दिया, यहां तक कि एक्नॉलेज करना भी बंद कर दिया। जब कमला हैरिस से जितनी बार भी महंगाई के बारे में पूछा गया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यह कोई मुद्दा ही नहीं है। अब आप अंदाजा लगा सकती हैं कि जो यहां के मीडिया या लेफ्ट लिबरल, जिसे आशीष अभी कह रहे थे कि जो एक नैरेटिव है चल रहा है, अब पिछले अक्टूबर के बाद से पूरे अमेरिकन मीडिया में, अमेरिकन कैंपसेस में, हम लोग ने भारत में सारे चैनल्स में बार बार देखा, अमेरिका के सारे कैंपसेस में फिलिस्तीन के लिए पक्ष में बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जा रही हैं, इजराइल के विरोध में बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जा रही हैं। और हुआ क्या अंत में? केवल 4% लोगों ने कल ये बोला कि उनके लिए फॉरेन पॉलिसी, विदेशी जो मुद्दे हैं ये मुद्दे हैं। उन 4% लोगों में से 3% लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया, यानी केवल 1% लोग थे जिनके लिए एक्चुअली में फिलिस्तीन और इजराइल एक मुद्दा था और जिन्होंने डेमोक्रेट्स को वोट दिया कल चुनाव में। लेकिन उस लार्जर देन लाइफ जो लड़ाई थी, उसमें मुद्दे को ऐसे बनाया गया कि जैसे पता नहीं कितनी बड़ी आफत अमेरिका के मतदाताओं के लिए यह है और कितना बड़ा नैतिक संघर्ष है, जिसमें अगर आप फिलिस्तीन के साथ नहीं खड़े हैं तो इसका मतलब आप इंसान कहलाने लायक नहीं है, आपको कुछ ही अलग ही हम ट्रीट करेंगे, अलग ही हम बोलेंगे, अलग ही तरीके से हम आपको मानेंगे। मुझे लगता है कि डेमोक्रेट्स की समस्या वो टिपिकल लेफ्ट लिबरल्स की समस्या है, जो न केवल यहां पर बल्कि आप अगर जितने चुनाव इस समय यूरोप में हो रहे हैं उसमें भी देखेंगे कि जमीन से जुड़े हुए मुद्दे की बात अगर कोई कर रहा है तो उसे नैतिक आधार के ऊपर आप कैंसिल कल्चर में ले जाकर के अतिवादी या राइट विंग घोषित कर दीजिए। बास्केट ऑफ डिप्लोरेबल्स, हिलरी क्लिंटन ने कहा था बास्केट ऑफ डिप्लोरेबल्स, जो बाइडेन ने 2 कदम आगे जाकर के कह दिया कि दे आर गार्बेज। भारत में भी कुछ लोगों को संघी कहा जाता है, संघी है ये लोग, भक्त है। एग्जैक्टली। और तो बड़ी तादाद में सेंट्रिस्ट मध्य मार्गी मतदाताओं को जब आप धकेल देते हैं उस अदराइजेशन की प्रोसेस में, आप उन्हें गाली देते रहते हैं, तो अंत में वो कहते हैं, जैसे भारत में बहुत सारे मध्य मार्गी लोग वोटर्स ने कहा कि अच्छा बहुत अच्छा, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है हम संगी सही। उसी तरीके से यहाँ पे गाली खाते खाते बहुत बड़े तादाद में जो मध्य मार्गी वोटर थे उन्होंने कहा कि ठीक है हम मागा सपोर्टर ही सही, आप अगर हमारी बात को समझने को राजी नहीं है
आप हमको कह रहे हैं हम रिपब्लिकन हैं, गाली दे रहे हैं, तो ठीक है, हम गार्बेज ही सही। आपने तो आपने ये जो वोटर्स की बात की ना यशवंत जी, वो मैं थोड़ा सा डेटा दिखाना चाहती हूं। अब आप सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूरे इलेक्शन में कहा थ्रो आउट द इमिग्रेंट्स। इसमें ज्यादातर संख्या थी लैटिनोज की। जो अश्वेत वोटर्स हैं, जिनको ब्लैक वोटर्स, ब्लैक अमेरिकन कहा जाता है, वो सबसे बड़ा वोटिंग ब्लॉक माना जा रहा था कमला हैरिस का। पर देखिए पहले के मुकाबले, अभी नहीं, वो देखिए जो फ्लॉप हो गया मुद्दा, वो वाला ग्राफिक्स अगर हम दिखाएं तो उसमें 2020 में और 2024 में किसने कैसे वोट किया है, वो कंपैरिजन वाला ग्राफिक्स अगर हम दिखा सकते हैं तो पता चलेगा कि लैटिनोज और ब्लैक्स में 2020 के मुकाबले इस बार ज्यादा लैटिनोज ने और ज्यादा ब्लैक्स ने वोट किया है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। आइए वो ग्राफिक्स हम आपको दिखाते हैं। तो पारंपरिक जो मतदाता हैं उन्होंने ही कमला हैरिस को छोड़ दिया। सोचिए, अश्वेत वोटर्स 2020 में महज 8% ने वोट किया था डोनाल्ड ट्रंप को, इस बार 13%, यानी कि 5% की बढ़ोतरी हुई है। और लैटिनो वोटर्स 2020 में 32% वोट किया था डोनाल्ड ट्रंप को, इस बार 45%, यानी कि नियरली आधा जो लैटिनो वोट है वो डोनाल्ड ट्रंप के पास गया। तो सोधी जी, आप भी मानेंगे, नवनीत चुग जी, कि कुछ तो यहां पर गलती हुई है पहचानने में। जो फार लेफ्ट थिंकिंग थी उन्होंने लोगों को डिस्क्रेडिट किया, पर लैटिनोज ने, ब्लैक्स ने भी वोट किया है डोनाल्ड ट्रंप को। पद्मिता, एक आंकड़ा ऐड कर दूं, आप उसके बाद में जल्दी से आप हाँ के पास में चली जी, जाइए। जी यशवंत जी। जी, केवल एक आंकड़ा कि ये हमने ओवरऑल जो अश्वेत वोटर और ओवरऑल लैटिनो वोटर्स की बात की। अगर आप पुरुष मतदाताओं की बात करेंगे तो 100 में करीबन 25 अश्वेत पुरुष मतदाताओं ने जो है वो इस बार वोट किया है रिपब्लिकन्स को, और मेजॉरिटी पुरुष मतदाता जो लैटिनो है उन्होंने इस बार रिपब्लिकन्स को वोट दिया है। यह ऐतिहासिक है। ये कभी भी, जितना अभी तक पिछले 20-25 साल के आंकड़ों में हमने ये कभी नहीं देखा था। ओवरऑल में ये नंबर है, लेकिन केवल पुरुष मतदाताओं की बात करें तो वो इससे भी कहीं ज्यादा है। वो दिखा देते हैं, वो भी ग्राफिक्स हमारे पास है। जो पहला वाला ग्राफिक्स हम दिखा रहे थे, जेंडर और रेस का मिक्स ग्राफिक। अब आप देखिए, श्वेत पुरुष 34% वोट किया डोनाल्ड ट्रंप को, श्वेत महिला 37% वोट गया डोनाल्ड ट्रंप को, अश्वेत पुरुष 5% और अश्वेत महिला 7%, लैटिनो पुरुष 6% और लैटिनो महिला 6%, अन्य 6%। ये आपको टोटल वोट दिखाई दे रहा है। तो बताइए, आपको लग रहा है कि नवनीत चुग जी कुछ यहां पर गलती हुई है पहचानने में कि असली मुद्दे क्या हैं लेफ्ट लिबरल लॉबी से? हाँ, बिल्कुल हुई है। आई थिंक उन्होंने रीडिंग ठीक नहीं की। पर आई थिंक आपने अभी बोला कि डोनाल्ड ट्रंप का मेन जो कैंपेन था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका ऑलरेडी सबसे दुनिया का पावरफुल नेशन है। 4% दुनिया अमेरिका में रहती है, बट 25% पूरे दुनिया का पैसा और बिजनेस और जीडीपी अमेरिका में है। सो एक तो ऑलरेडी अमेरिका बहुत ग्रेट है, इसलिए सारी दुनिया वहाँ भागना चाहती है और उसको वो और बढ़ाना चाहते हैं। सो इंडिया में अमेरिका के इलेक्शन के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट है इवन अमेरिकन्स के ऊपर। अमेरिकन्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना पॉलिटिक्स में अमेरिका की, जितना इंडिया में है। सो इंडिया को भी ग्रीडी बनना चाहिए, इंडिया को भी ग्रेट बनना चाहिए। सो पहली एक साल से 1750 तक इंडिया वॉज द ग्रेटेस्ट नेशन पूरे दुनिया में। फिर डाउनफॉल शुरू हो गया। अब देखो, दुनिया की पूरी इकॉनमी 100 ट्रिलियन है। अगर भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, एक दिन इंडिया 17% है पूरी दुनिया की, एक दिन पूरे वर्ल्ड इकॉनमी 100 ट्रिलियन का, इंडिया का हिस्सा 17 ट्रिलियन होगा। आज 5 ट्रिलियन है। 12 ट्रिलियन हम इंडियंस हार रहे हैं और हमारे से चोरी किया जा रहा है या हम जाने दे रहे हैं। ये 12 ट्रिलियन 1000 लाख करोड़ हमारा नुकसान हो रहा है। फेयरनेस नहीं है। हमको भी ग्रीडी बनना चाहिए, हमको भी सेल्फिश बनना चाहिए। कनाडा ग्रीन कार्ड बेच रही है $7 लाख में, अमेरिका ग्रीन कार्ड बेच रहा है $1.5 मिलियन में, इंग्लैंड ग्रीन कार्ड बेच रहा है $1 मिलियन में। अब देखो, इंडिया पिछले 10 साल में 2 लाख करोड़ की डिफेंस इक्विपमेंट अमेरिका से
खरीद चुके हैं। इंडियन इंजीनियर्स वहाँ अमेरिका में डिफेंस डिपार्टमेंट के कंपनीज में काम कर रहे हैं। हम क्यों नहीं अपना डिफेंस इक्विपमेंट बना सकते? बिल्कुल। और अमेरिका से सीखें। इलेक्शन हो रही है, अपनी इंडियन लड़की भी वहां खड़ी हुई, हार गई, पर 70 मिलियन वोट मिला। तो ये देखें कि हम कैसे ग्रीडी बन सके। पर हम एक कैसे इंडियन लड़की की जीत तो हुई है, जो वाइस प्रेसिडेंशियल, उनकी जो वाइफ है उषा वैंस, वो तेलुगु है, वो भी हमारे देश से उनके लिंकेजेस है। तो हमारी तमिल ओरिजिन की कमला हैरिस वो नहीं जीत पाई रविंदर जी, बट तेलुगु पीपल, उनके लिए होगा वहां पर उषा वैंस। इंटरेस्टिंग बात है, हैरिस जब वाइस प्रेसिडेंट है, इनका ऑफिशियल रेजिडेंट होता है नेवल ऑब्जर्वेटरी मैसाचुसेट्स एवेन्यू में। अब हैरिस निकलेंगी, जेडी वैंस आएंगे उसी घर में, और वाइफ होगी उनकी इंडियन। तो वाइस प्रेसिडेंट हाउस जो है अमेरिका का, उसमें इंडियन ओरिजिन लेडी है, थी और रहेगी। क्विकली मागा की जो बात हो रही है, देखिए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसमें अभी कुछ डिसोनेंस आएगा। अमेरिकन के लिए, मागा वालों के लिए कब अमेरिका ग्रेट था जिसे वो बनाना चाहते हैं वापस? वो था 1950-60 की दशक का, जब अमेरिका एक वाइट नेशन था, क्रिश्चियन नेशन था, संडे को सब चर्च जाते थे, कोई इमिग्रेंट ज्यादा नहीं दिखते थे, और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी। तो उस नॉस्टैल्जिया पर एक तो है मागा, बट एट द सेम टाइम ट्रंप अब कह रहे हैं कि हम एक गोल्डन एज लाएंगे, बनाएंगे। तो ट्रंप को अब फ्यूचर दिखाना है, और इसी के ऑपोजिशन में जो अभी नवनीत जी बात कह रहे हैं कि हम तो ऑलरेडी ग्रेट नेशन हैं, ये मैं इसको पोजीशन करता हूं, वो मागा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये जो था ये कन्वे नहीं कर पाए, कागा, कीप अमेरिका ग्रेट ऑलवेज। हैरिस और लेफ्ट फेल उसमें हुआ, ये दर्शाने में कि हम ऑलरेडी ग्रेट हैं और हम अमेरिका को हमेशा ग्रेट रख पाएंगे, कागा। और इधर था मागा की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ये जो गई है ट्रेंड इन, अब तो रिजल्ट आ गया है, ये डेफिनेटली मागा राइट नेशनलिस्ट की विक्ट्री है, जो चाहते हैं एक नॉस्टैल्जिक पास्ट, कोई आउटसाइडर ना हो हमारे देश में, वाइट मेजॉरिटी रहे। ऑनेस्टली दैट्स व्हाट दे वांट, नो आउटसाइडर्स हो, बट असलियत है वो होंगे। क्रिश्चियन नेशन हो, ट्रंप को जितनों ने सपोर्ट करा है उनमें बहुत बड़ा रोल है इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस का, वो क्रिश्चियनिटी वापस चाहते हैं स्कूल्स में क्रिश्चियनिटी पढ़ाई जाए। तो ये कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस आएंगी आने वाले वक्त में अमेरिका में। बट ऑन दी अदर हैंड, जो एग्जैक्टली फार लेफ्ट की जो इश्यूज रही, वोकिज्म जो बात हो रही है, जो कि इतना ज्यादा आगे चला गया कि 6-7 साल के बच्चों को बोला जाए कि अगर आप लड़की समझते अपने को दैट्स ओके, 7 साल के यहाँ बॉय समझते हो अपने को ओके। तो ये एक बहुत ज्यादा और वो तो उसका सिर्फ एक हिस्सा है सर। मैं कई सारे लोगों से बात कर रही थी, मेरे दोस्त भी जो हैं, जो कि कोलंबिया में पढ़े हुए हैं, एलए में रहे हैं, सैन फ्रांसिस्को, सैन होजे, वहां की कई सारी लॉज। राजीव चिंताला जी, आप उसको बेहतर बता पाएंगे, कितने सारे लोग हैं राजू चिंताला जी, जो कि सिर्फ ये कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की इतनी खराब स्थिति हो गई है, आपने लॉज बना दिए कि अगर कोई ड्रग एडिक्ट है आप उसको जेल नहीं डाल सकते, अगर कोई आपकी दुकान में घुस जाता है, अगर उसने थोड़ी छोटी चोरी की है आप उसको जेल में नहीं डाल सकते। लोग इस चीजों से परेशान हो गए। लगता है उनसे हमारा कनेक्शन टूट गया है। मनीष, आप भी जब न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में गए थे, ये बार बार क्या आपका ऑब्जर्वेशन रहा है कि भले से ही लॉ एंड ऑर्डर हो, सेफ्टी हो, महंगाई तो चलिए ब्रेड एंड बटर का इशू था ही था, ये पूरे जो सारी पॉलिसीज आ रही थी, लोग इसके खिलाफ अब पुशबैक करने लगे। सिर्फ वाइट लोग ही नहीं, हर तबके के लोग इससे परेशान हो गए थे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये इशू है और ये इशू साफ तौर पर दिखता है, बस केवल ये व्हाइट हाउस या फिर सरकार में बैठे लोगों को नहीं दिखाई देता है। आप सोचिए, आप न्यूयॉर्क में घूमते हैं, आपको बदबू महसूस होती है उस शहर में, आपको साफ तौर पर दिखाई देता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर टूट रहा है, वो बिखर रहा है और बद से बदतर होता जा रहा है। जब आप न्यूयॉर्क तो अमेरिका का सबसे प्रभावी और सबसे पैसा वाला शहर है, लेकिन जब आप इसकी तुलना करते हैं बीजिंग से, शंघाई से, मॉस्को से, दोहा से, दुबई से, तो आपको लगता है कि न्यूयॉर्क बहुत पीछे हो चुका है। देखिए, आंकड़े पहले के कुछ थे, एक समय था जब दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका गया और परमाणु बम गिराकर चले आया और किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज वो नहीं स्थिति है। आज दूसरे भी मुल्क पावरफुल कंट्री हो चुके हैं, आज वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो चुका है। लेकिन इन सब से अलग आम अमेरिकी के लिए आप सोचिए, अमेरिकियों के लिए जीना मुश्किल है, कितनी महंगाई हो गई है, क्या करेंगे वो। ज्यादातर अमेरिकी 12वीं पास है,
उनको फैक्ट्री में नौकरी चाहिए, लेकिन सारी फैक्ट्री चली गई है चीन। तो और जो बाकी नौकरी है वो ब्लू कॉलर जॉब है, उसके लिए आपको बहुत इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में और अब तो एआई में आपको विशेषज्ञता होनी चाहिए। लेकिन फिर अमेरिका के जो कॉलेज हैं वो इतने महंगे हैं कि उनमें पढ़ाई करना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बाहर के मुल्क, जिसमें विदेश भारत के भी लोग हैं, वो आकर वो पढ़कर आते हैं, पढ़ लिख कर आते हैं, वो नौकरी पाते हैं। तो आम अमेरिकी जिन्होंने ट्रंप को वोट दिया, आप सोचिए उनके पास किस तरह की जॉब है। उनके पास जॉब नहीं है जो सड़क की सफाई कर ले या कुछ कर ले, ये सब टाइप के जॉब है। सच बात यही है कि आम अमेरिकी रोजाना की समस्या से त्रस्त आ चुका था, लेकिन व्हाइट हाउस और जो वॉशिंगटन का पावर कॉरिडोर था वो एक अलग लेवल पर बात कर रहा था। यहाँ लोग कह रहे थे मुझे खाने के लिए रोटी दो, अब वो कह रहे थे चलो आज मंगल ग्रह में देखते हैं कि आज की शाम कितनी सुहानी है। तो राजू चिंताला जी, आपको लगता है कि व्हाइट हाउस, हाँ, व्हाइट हाउस जो है जिसको कहते हैं बिकेम डिसोसिएटेड विद रियलिटी, आप इतने एलिवेटेड डिस्कशन करने लगे कि हम संविधान को, हम देश को, डेमोक्रेसी को बचा रहे हैं कि आप मेरे ब्रेड बटर को नहीं बचा पाए। या जो इन्फ्लेशन जो हुआ लास्ट 4 इयर्स में यहाँ अमेरिका में, जो $10 का $20 हुआ, जो लोग घर नहीं खरीदा पाया, तो जो कॉमन पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड things that are able to afford. So that's the inflation that has affected the common people in America. More than anything else is a crime. Crime has increased. जो illegal immigration का जो हुआ, जितना illegal immigration जो पूरा states में 50 states में जिधर पूरा ये crime rate increase हुआ, so उसका वास्ता, so everybody wanted a change. जो वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का मैसेज था, she was already vice president, Joe Biden president for last 4 years. So President Trump has brought a new message. It's not about to make America great again. It's not about it. If you look at his website, his policies, he clearly indicated different policies for economy, immigration, trade, war, peace, abortion. पर पूरे कैंपेन में ये कहा गया कि वो एंटी वुमन है, महिलाओं के खिलाफ हैं, गरीबों के खिलाफ हैं, हिस्पैनिक्स के खिलाफ है, पोर्टो रिकन्स के खिलाफ है, रेसिस्ट हैं, सेक्सिस्ट हैं। वो जो मीडिया जो बोलता है वो अलग है, बट जो पॉलिसीज का बात करता है, इफ यू जो पॉलिसीज 10-15 पॉलिसीज ले लिया, इमिग्रेशन का पॉलिसी ले लो, जो H1B का पॉलिसी ले लो, इलीगल इमिग्रेंट का, सी अल्टीमेटली एवरीबॉडी हैज टू फॉलो द रूल ऑफ द लॉ, एवरीबॉडी, नोबडी इज अबव द लॉ। सो मीडिया जो पोर्ट्रे किया उसको प्रेसिडेंट ट्रम्प को अलग है, पर ये पॉलिसीज के ऊपर जो बिजनेस पीपल, वेदर एजुकेटेड पीपल, जो चाहता है अमेरिका को 4 साल में कैसा दिखाए, नेक्स्ट 4 years, हाउ डज अमेरिका लुक लाइक? नवनीत चुग जी, क्या ये सिर्फ प्रोपेगेंडा था डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कि एक पूरा उनको पेंट किया गया? और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया, जो लेगेसी मीडिया है, जानबूझ के डोनाल्ड ट्रंप को एक तरीके का दिखाया गया और लोगों ने उसका जवाब दिया है। Exactly. So of course, Trump talks a little different. जो बताता है वो जो स्पीचेस में अलग से जाता है, वो बोलता है। नवनीत चुग जी, क्या आपको लगता है कि कुछ इमेज पेंट की गई थी, लोगों ने उसको नहीं बाय किया? तो पद्मा जी, कंट्री में 50-50 है और काफी पोलराइजेशन हो गई है, और ये देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर कंट्री पूरे वर्ल्ड में ये कोशिश करती है कि डेमोक्रेसी, 200 कंट्रीज में से 100 कंट्री में डेमोक्रेसी है आज, और सबकी ये होती है कोशिश कि लोग ज़्यादा वोट करें, लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हों, सिविक्स में हों, और पे अटेंशन की दुनिया में क्या हो रहा है, अपने देश में क्या हो रहा है। सो जब अगर एक कंट्री बहुत सक्सेसफुल हो जाए सबको इंफॉर्मेशन देने के लिए और सब पार्टिसिपेशन करना शुरू कर दें, तो फिर ऑब्वियसली 50-50 हो जाता है और क्लोज टू 50-50। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे बड़ा जो अच्छा काम किया है अमेरिका के लिए और पूरे दुनिया के लिए,
कि उन्होंने लोगों को इन्वॉल्व कर दिया है पॉलिटिक्स में। नहीं, पर जो से डोनाल्ड इमेज बताई ट्रंप जा रही थी, आए। अगेन क्योंकि मैं एक माइंडसेट की बात कर रही हूं जो वर्ल्ड वाइड माइंडसेट है, कि एक लॉबी थी जिन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इज अ डिक्टेटर, डोनाल्ड ट्रंप एक अच्छे आदमी ही नहीं है, पर अब वो हैं प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो क्या उनकी इमेज जानबूझ के बनाई गई थी ऐसी? देखो, एक आधी कंट्री जो है वो ना न्यूज़पेपर पढ़ती है और ना जो बैलेंस चैनल्स हैं उनकी न्यूज़ देखती है। और आधी कंट्री और 40% ऑफ द कंट्री एक साइड का चैनल सुनती है सारा दिन और 40% दूसरे साइड का चैनल सुनती है सारा दिन। उनको पता ही नहीं है कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। तो आप कह रहे हैं कि जिन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया है दे डोंट नो एनी बेटर? नो नो, वो फॉक्स न्यूज़ देखते हैं ना। अच्छा, Fox फॉक्स News वॉचर्स है। रविंदर जी, पद्मा जी, आपका जो क्वेश्चन है इसको एक ऐसे भी हम आंसर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्रिश्चियन राइट टोटल ट्रंप को सपोर्ट करता है, राइट, जबकि ट्रंप का इमेज और असलियत भी है, प्ले बॉय रहे, स्कैंडल्स रहे, 2-3 शादियां हुई हैं, तो ये कोई आइडियल क्रिश्चियन तो है नहीं। तो फिर भी क्रिश्चियन राइट इनको पूरा क्यों सपोर्ट कर रहा है? वो इसलिए करता है कि ट्रंप उनके हिसाब से एक दूसरे हायर मिशन पे है। उस हायर मिशन को अचीव करने के लिए वो इस गलतियों को माफ करते हैं। ये बेस है क्रिश्चियनिटी का, इवेंजेलिकल्स का, जो मल्टीपल अमेरिका में ग्रुप्स हैं कि ट्रंप को सपोर्ट करने का। नहीं तो कौन ट्रंप को सपोर्ट करे? ही इज नॉट अ क्रिश्चियन। चर्च भी नहीं जाते शायद ज्यादा, 3 शादी डिवोर्स करके 2 करके हो गई हैं, प्ले बॉय हैं, ये जो सारी चीजें असलियत है। ओके, ही इज प्लेड विद वुमेन, वो फैक्ट है। बट उन सब चीज को भी इग्नोर करके कट्टर रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस क्यों सपोर्ट कर रहे हैं ट्रंप को? उनको यह है कि एक हायर कॉज है हमारे देश के लिए, नेशनलिज्म के लिए, देश को बचाना है, जो भी सारा कुछ आप कहिए, इसके लिए चलिए इसकी 100 गलती है माफ। तो सिमिलरली ब्रॉडर भी जो इसको सपोर्ट मिला है, लोगों ने दिया है, लोगों को पता है या सुना है, इसकी छवि बनाई गई जैसे कहा जाता है, और है भी बनाई भी, और असलियत भी है कि ये इसकी कैरेक्टर में लेट्स से फ्लॉज हैं, जो भी कहेंगे कोई अगर, बट फॉर अ हायर कॉज। हायर कॉज है इमिग्रेशन या जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, जिस तरह से बाकी और पॉलिसीज, और जो कि उनका फॉरवर्ड स्लोगन है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो सब चीजों को एनकम्पस करता है। भरत बराई, कि आपको लगता है कि जो लोगों ने ट्रंप को वोट दिया है वो फॉक्स न्यूज वॉचर्स है, इसीलिए अब उनको वही दिखाई दे रहा है, उसी के लिए वोट कर रहे हैं? देखो, मैं भी CNN देखता हूँ, काफ़ी लोग फॉक्स न्यूज़ भी देखते हैं, लेकिन हम भी सोचते हैं, क्योंकि मैं एक दूसरा पॉइंट नहीं आया अभी तक, प्रोसिक्यूशन। ट्रंप के सामने न्यूयॉर्क में जो प्रोसिक्यूशन किया था कि 20 साल पहले ये लड़की के साथ ये संबंध था आपको और उसने आपको इतना पैसा दिया था, और जॉर्जिया में वो जो प्रोसिक्यूशन किया 20 साल के बाद, तो लोगों को काफ़ी लगा कि ये जो प्रोसिक्यूशन हो रहा है अभी 20 साल के पर्सनल लफड़ा था जो किसका, वो पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन है और उसको विक्टिम बना दिया गया है। जॉर्जिया में भी ऐसा हुआ, जो प्रोसिक्यूशन उसका किया गया तो बोला कि ये पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन है। जो 6 जनवरी का हुआ था वो बात अलग थी, उसका तो अभी स्पेशल प्रोसिक्यूटर लगाया था, कुछ हुआ नहीं है। तो वो भी एक पॉइंट था काफ़ी लोगों के मामले में कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और उसके जो डेमोक्रेटिक सपोर्टर हैं, they are abusing the law, trying to prosecute somebody for something that happened 20 years ago, was a personal affair between 2 individuals, and now bringing it to prosecute him. इसीलिए यशवंत जी कई बार ये कहते हैं कि राजनीति में जो परसेप्शन और रियलिटी है बहुत ही फर्क होता है। हमने अपने देश के चुनाव में भी देखा है, अब अमेरिका में भी यही दिखाई दे रहा है। आप किसी नेता की एक छवि, और कल भी जब मैं बहुत सारे एनालिस्ट को सुन रही थी कल अमेरिकन चैनल्स पे, जो एक कवर आया था डिवाइडर इन चीफ, ऐसा लग रहा था डोनाल्ड ट्रंप की फोटो उस मैगजीन कवर पे हो सकती है। वो वैसे ही बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, और देखिए आज का नतीजा और कल का परसेप्शन, कल का डिस्कशन, कितना फर्क है। हाँ पद्मजा, एक बात मैं और बताऊंगी आपके श्रोताओं के लिए। एक और भारतीय कांग्रेसमैन इलेक्ट हो गया है, सुहास सुब्रमण्यम, वर्जीनिया 10 डिस्ट्रिक्ट से, और एरिजोना में अभी नतीजा नहीं आया है। डॉक्टर अमित शाह एरिजोना 1st डिस्ट्रिक्ट में अभी वो लीड कर रहा है, लेकिन
56% वोट काउंट हुआ है, तो 6 भारतीय मूल के कांग्रेसमैन होंगे ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, शायद 7 भी हो जाए। इंटरेस्टिंग। यशवंत जी, डिवाइडर इन चीफ ऑन हिज वे टू मेक हिस्ट्री। यस, यशवंत जी, आप म्यूटेड है। यशवंत जी, शायद आपका माइक म्यूटेड है। माफ कीजिएगा, आपको उम्मीद कर रहा हूं आवाज आ रही होगी। आ रही जी, मैंने कहा कि ब्रांडिंग और ये किस तरीके से काम करता है पद्मजा, आप इस बात को देखिए कि अमीरों की पार्टी मानी जाती है रिपब्लिकन पार्टी, और सर्वहारा की पार्टी जो है वो डेमोक्रेट मानी जाती है। और कल के आंकड़ों ने, एग्जिट पोल के आंकड़ों ने क्या बताया कि अमेरिका के गरीबों ने, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, उसने मेजॉरिटी में रिपब्लिकन को वोट दिया, और जो अमीर है अमेरिका के, जो एलीट हैं, उन्होंने डेमोक्रेट को वोट दिया। तो इससे ज्यादा जिसे कड़वे सच का सामना जिसे करना होता है ना, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब डेमोक्रेट्स को बैठ के ये अपना समझना पड़ेगा कि ये जो तथाकथित विचारधारा की लड़ाई है, जिसमें जो हमसे सहमत नहीं है वो गलत है, इस लड़ाई को लड़ते लड़ते मुझे लगता है कि वो अपने कोर आइडेंटिटी वाली पॉलिटिक्स के लोगों को भूलते जा रहे हैं। यही कारण है कि बहुमत में आज की तारीख में पुरुष लैटिनो वोटर, युवा लैटिनो वोटर, ये चले गए रिपब्लिकन्स की तरफ से। यही कारण है कि पहली बार इतनी बड़ी तादाद में पुरुष अश्वेत मतदाता चले गए रिपब्लिकन्स की तादाद में। यही कारण है कि जो भारतीय या एशियन मूल के मतदाता बाकी 100 में 95 तक डेमोक्रेट्स को जाते थे, वो आज 100 में 60 नहीं जा पा रहे हैं, 50 के 50s में आ गए हैं। तो ये मुझे लगता है कि दूसरे की ब्रांडिंग बिगाड़ने के चक्कर में, दूसरे को ब्रांड करते करते खुद की ब्रांडिंग कहां गायब हो गई, डेमोक्रेट्स को यही नहीं समझ में आ रहा है, लिबरल्स को यही नहीं समझ में आ रहा है कि जो मुद्दे हैं असली, जो रोजगार से जिंदगी चलाने के जरूरी मुद्दे हैं, उनसे भटक करके एक अलग किस्म की वोक पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, उस जगह पे डेमोक्रेट पार्टी ऐसी जगह चली गई है जहां से अगर वो वापस उसने अपने आप को नहीं घुमाया, तो मुझे लगता है कि ये कुछ वैसी स्थिति हो जाएगी कि आधी छोड़ सारी को पावे, आधी मिले ना सारी, ना माया मिली ना राम, दोनों जो भी आप मुहावरा प्रयोग करना चाहें। मुझे डेमोक्रेट्स की कहानी इस समय फिलहाल ये लग रही है कि वो नीचे के तबके की राजनीति करते करते नीचे के तबके को वो भूल चुके हैं, और ऐसे मुद्दों को, ऐसे अजीबोगरीब फंतासी मुद्दों को लेकर के बैठे हैं जिनका आज एक सामान्य अमेरिकी के जीवन से कोई लेना देना नहीं रह गया है। नवनीत जी। हाँ जी, आई थिंक बहुत सीखने वाली चीज है हम सब के लिए, पूरे दुनिया के लिए। पोलराइजेशन अगर डीप डाउन देखें तो बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज कम्युनिटी इन्वॉल्व हो रही है सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में, और सर, क्या आप सिर्फ को पोलराइजेशन कह सकते हैं? यशवंत जी कह रहे हैं कि द डेमोक्रेट्स, उनको आपका जो ओरिजिनल पॉलिटिक्स था उससे आउट ऑफ टच हो गए, क्योंकि आप अजीबोगरीब मुद्दों पर अब फोकस करने लगे हैं। जो आपके मूल मुद्दे थे उससे आप कंप्लीटली छोड़ चुके हैं, इसीलिए आपके कोर वोटर्स रिपब्लिकन्स के पास जा रहे हैं। ये जो सब बातें हैं, इनका एक ही जवाब है, डोनाल्ड ट्रंप। उनके जैसा इंसान बहुत यूनिक है, और वो जो कर सकते हैं वो पूरे दुनिया में नहीं कोई कर सकता। कोई डेमोक्रेट हो, कोई रिपब्लिकन को, मिडिल ऑफ द हो, कि कोई भी पार्टी का हो, उन्होंने कोई पार्टी नहीं छोड़ी। रिपब्लिकन पार्टी अब रिपब्लिकन पार्टी बिल्कुल नहीं है, ट्रंप पार्टी है। डीप डाउन काफी रिपब्लिकन्स बहुत खुश नहीं है ट्रंप जी से, बट वो कुछ भी करना चाहें वो कर सकते हैं। बट दैट मे बी द केस, बट कुछ तो प्रॉब्लम डेमोक्रेट्स में भी होगी ना, कि आपके कोर वोटर एक ऐसे इंसान के लिए वोट कर रहे हैं जिसको लेगेसी मीडिया कह रही थी ही इज अ मिसोजिनिस्ट। आप कन्विक्टेड हैं, आप फेलन हैं, आपने अपराइजिंग को करने की कोशिश की 6 जनवरी को, उसके बावजूद लोगों ने वोट किया, सो मच सो कि डेमोक्रेट वोटर्स ने जाके उनको वोट किया है। सर, फिर मैं यही पूछूंगी, कुछ तो कमी आप में भी रही होगी ना? हाँ, सो अगर आप हिस्ट्री देखें अमेरिका की 250 साल की, तो हर 25-30 साल के बाद पूरा बर्तन उल्टा हो जाता है। 1860 में डेमोक्रेट पार्टी वाज अगेंस्ट ब्लैक्स,
और पिछले 100 साल से डेमोक्रेट पार्टी हैज ब्लैक्स फेवर। और जब वो साउथ के साथ फाइट हुई और नॉर्थ वांटेड स्लेवरी को खत्म करना, डेमोक्रेट्स बोलते थे नहीं नहीं नहीं, हमारे को स्लेवरी चाहिए। और पिछले 100 साल से वो ब्लैक्स को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। जो आज रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर्स हैं जिन्होंने आज वोट दी है, 25 साल पहले 90% डेमोक्रेट्स थे। ठीक है, तो राजू चिंताला, ये सर्कल ऑफ लाइफ ही है, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है। प्लस डोनाल्ड ट्रंप पोलराइज करते हैं। No, it's not a polarization. It's about the issues that he brought, the issues that country needs change, especially the policies which he talked about it. You know, media can portray anything, Democrats can say anything about him. It's not about him. It's not about the Republican Party. It's not about Donald Trump. It's about the policies the people believe in it. Basically, the economy, trade, immigration, abortion. Those are the issues the people, large people who believes in that there should be a change. That that can be changed. And there is only one candidate. That's Donald Trump. That's a Republican candidate. So it's not about Donald Trump. It's about the change they want to see next 4 years or maybe next 10 years. ठीक है। मनीष, ये रिपब्लिकन पार्टी, द फैक्ट कि उन्होंने पहले नॉर्थ कैरोलिना, शायद सबसे पहला बैटल ग्राउंड स्टेट था जो कि नॉर्थ कैरोलिना रिपब्लिकन्स के लिए डिक्लेयर कर दिया गया, उसको कॉल कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया और ये सारे वो बैटल ग्राउंड स्टेट्स थे जिन पर डेमोक्रेट्स फोकस कर रहे थे। ये हमें क्या बताता है? बिल्कुल यही, इसी वजह से ये सोचने की जरूरत है कि जो पारंपरिक सोच के साथ डेमोक्रेट सोच रहे थे कि ये हमारा जनाधार है, अब उनके हाथ से वो खिसक गया है। जिस बात को लगातार हम लोग कह रहे हैं कि डेमोक्रेट को सोचने की जरूरत है कि उनमें कमी कहां रह गई, और वो कमी क्या है? वो कमी है कि इस बार का वोट दरअसल लोगों ने डेमोक्रेट या रिपब्लिक बन के नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने वोट एक आम अमेरिकी बनकर दिया है, जब वो अपने हितों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उसके आधार पर वोट दिया है। ये लड़ाई दरअसल केवल वॉशिंगटन में रहने वाले लोगों, दो पार्टी के नेताओं के बीच की लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई थी कि वॉशिंगटन में पावर कॉरिडोर में रहने वाले लोग और अमेरिका में अलग अलग हिस्से में रहने वाले, दूर दराज में रहने वाले लोग, जिनको लगातार चीन की बढ़ती आर्थिक ताकत से जो है अपने जॉब, अपने भविष्य की सुरक्षा का खतरा था। और वैसे में उनको लग रहा था कि मेरे पास विकल्प क्या है। देखिए, डेमोक्रेट के पास सॉल्यूशन नहीं था उनके लिए, रिपब्लिकन ने एक सॉल्यूशन देने की कोशिश की है। ट्रंप ने कहा कि चलो भैया हम फैक्ट्री लगा लेंगे, और फैक्ट्री लगाने के बाद तुमको एक रोजगार मिल जाएगा। इसीलिए जब ट्रंप मैकडी में जाकर काम करते हुए दिख रहे हैं, उनको लग रहा है कि कहीं से कुछ मिलेगा। असल में है क्या, हम सब ये सोचते हैं कि अमेरिका में सब अमीर लोग हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं। अमेरिका की बड़ी तादाद है वो 12वीं पास है, अमेरिका की बड़ी तादाद है वो किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रही है, अमेरिका की बड़ी तादाद है जिनको समझ में नहीं आ रहा कि अगर चीन का इसी तरह से प्रभाव बढ़ा और इसी तरह से ऑटोमेशन का प्रोसेस चला तो उनके लिए क्या बचेगा। और इन सब के बाद उनकी जो सोचने की, उनका जो परिवार है, उन सब पे भी ऊपर से खतरा है। तो आप सोचिए, मुझे लगता है कि आम अमेरिकी कितना वल्नरेबल फील कर रहा है, और वो आपको दिखता भी है। पिछले कुछ सालों में अमेरिका में साफ तौर पर सड़कों पर चलते हुए दिखता है कितने मेंटल हेल्थ के इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। इन सब का मिला जुला कर ये एक जनादेश है, और इस जनादेश के बाद रिसर्च करने की जरूरत पूरी दुनिया के पॉलिटिकल पंडितों को भी पड़ेगी कि अगर सरकार इस तरह के पॉलिसी को, नैरेटिव को, एजेंडा को आगे बढ़ाती है तो आम आदमी उसको लेकर क्या महसूस करता है। रविंदर जी, आपको लगता है कि डेमोक्रेट्स को एक रीइन्वेंट करने की जरूरत है? क्या एक ये फीलिंग है भी कि हमसे गलती हुई है, या फिर सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और पोलराइजेशन के सर पे ठीकरा फोड़ा जाएगा? आई डोंट थिंक ज़्यादा रियलाइजेशन हुई है कि गलती हुई है या क्या हुई है, वॉट एवर, बट येस, अमेरिका इस समय एक कंप्लीटली डिवाइडेड देश है। अमेरिका को कहा जाता है कि इसकी कल्चर है एक मेल्टिंग पॉट, इमिग्रेंट्स आते हैं दुनिया भर से और एक ही कल्चर में मिलकर अमेरिकन वैल्यूज़ के हो जाते हैं। आज का अमेरिका 250 साल आफ्टर इंडिपेंडेंस मेल्टिंग पॉट नहीं रहा। आज का अमेरिका बन गया एक बॉक्सिंग रिंग, दोनों साइड एक दूसरे पे पंचेस मार रहे हैं। और क्यों मार रहे हैं? क्योंकि दोनों साइड एक दूसरे से डरते और फियर करते हैं।
मस्क कहते हैं, ट्रंप कहते हैं कि अगर हैरिस जीत गई तो अमेरिका में कभी इलेक्शन नहीं होगी। हैरिस के सपोर्टर्स कहते हैं कि अगर ट्रंप जीत गए तो अमेरिकन डेमोक्रेसी डेड, कभी इलेक्शन नहीं होगी। तो दोनों साइड्स जब इस तरह से इंटेंसिटी से एक दूसरे से डरते हैं, वैल्यूज को अपोज करते हैं, तो ये तो एक बॉक्सिंग रिंग बन गया। लास्टली एक मैं पॉइंट कहूंगा, डेमोक्रेसी। यस, अमेरिका दुनिया की फर्स्ट डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के टेंपल को हम सल्यूट करते हैं, पर पता है क्या दिखाने जा रही है अमेरिका? कि डेमोक्रेसी फ्लॉड है। क्यों? एक बात कही थी एलेक्सी टॉकेविल, एक 200 साल पहले, बहुत ही क्लासिक रिसर्चर थे, उन्होंने लिखी थी जो मानी जाती क्लासिक ऑन अमेरिकन डेमोक्रेसी। उसने कहा था अमेरिकन डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा खतरा है टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी। जब 51% मानो एक साइड का है, 41 दूसरा है, अब ये 41 आकर के बोलेगा कि मेरे को जो करना है, मेरे पास मेजॉरिटी, डेमोक्रेसी है, सब मानो, तब जाकर के डेमोक्रेसी का फेलियर क्रैक्स आने शुरू होंगे। तो ये अमेरिका की बात नहीं है, मैं ओवरऑल डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं। एंड श्योर डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम इन प्रोग्रेस, हम सब इसके टेंपल पे वर्शिप करते हैं, बट डेमोक्रेसी की ये जो वीकनेस है शायद सबसे पहले अमेरिका से दिखनी शुरू होगी। और डिपेंड करेगा, आप देखिए जैसे ही ट्रंप रूल करना शुरू करेगा 20 जनवरी से, जिस तरह से ट्रंप के डिसीजंस आएंगे, जो डेमोक्रेट्स है आप देखिए वो कैसे रिएक्ट करेंगे, या उनको क्या लगेगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो अगर ये कन्वर्ट होता जाता है इनटू दैट कि जो साइड पावर में आ गया वो अपनी पावर हैमर से यूज करेगा, तो दूसरा साइड और सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ी डिवाइड्स होंगी। थैंकफुली अभी तक दुनिया भर की जो डेमोक्रेसी है उनमें ये सिचुएशन नहीं आई है। कुछ देशों में आ गई है, हंगरी में आ गई है, जैसे इजराइल में आ गई है। इजराइल में नेतन्याहू जो कर रहे हैं, अगर आप क्लासिक थियोरी से देखें तो वो टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी है, उनके पास मेजॉरिटी है तभी वो करे जा रहे हैं। अगर नहीं होती तो वो ना कर पाते जिस तरह से वो हैमर कर रहे हैं। तो आई थिंक ये इंडिकेट करता है 21वीं शताब्दी के बिगनिंग में दुनिया भर में आई थिंक रिफ्लेक्शन ऑन डेमोक्रेसी। दुनिया के बड़े सिस्टम हैं, डेमोक्रेसी है, मोनार्की है, कोई कुछ हो रहा है, हो सकता है वक्त आ जाएगा 150 एक साल में कोई एक नया सिस्टम डिवाइस होगा या होना चाहिए जो कि सोसाइटीज आपस में को एग्जिस्ट कर पाएंगी। नहीं तो अमेरिका इज गोइंग टू बी ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ टिरनी ऑफ मेजॉरिटी इन द नेक्स्ट 5 और 10 इयर्स। मनीष, आप मुस्कुरा रहे थे, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं? और ऑल्सो कितनी जल्दी आपको लगता है कि जो सारी प्रोमिसेस ट्रंप ने की हैं, हम सारे बॉर्डर सील कर देंगे, डिपोर्ट कर देंगे, कितनी जल्दी ये सब पूरी प्रक्रिया शुरू हो सकती है? देखिए, ट्रंप काफी समझदार हो चुके हैं। 4 साल राष्ट्रपति थे, 4 साल विपक्ष में रहे, और उनके बाद उनके कार्यकाल को लेकर उन पर जो कुछ गुजरा, और फिर बाद में तो 2-2 बार गोलियां चली है, तो इसीलिए वो ये कहते हैं कि मुझे कुछ बड़े काम करने के लिए भगवान ने जिंदा रखा था। तो मुझे लगता है कि ट्रंप का पूरा जोर होगा अगले 4 साल तक अपनी एक ऐसी लेगेसी बनाने में, ताकि कल के दिन में लोग कहे कि देखो वो प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं था, लेकिन उसने कुछ कुछ कर दिखाया। और उसमें सबसे पहले जो उनके हाथ में है, जो सबसे आसान है, जिसमें कहते हैं ना कि रंग लगे ना फिटकरी और सब कुछ चोखा चोखा, तो अब सबसे आसान काम है रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा देना। क्योंकि रूस यूक्रेन के युद्ध के लिए पुतिन पहले से इंतजार कर रहे हैं कि कोई ये प्रस्ताव उधर से लेकर आए। तो अगर ट्रंप आएंगे और ट्रंप को केवल दूध में से मक्खी की तरह से जेलेंस्की को निकालना है या कान उमीटना है उसकी, और जैसे ही ये हो जाएगा तो एक ग्लोबल पोजीशनिंग ट्रंप की बहुत बढ़ जाएगी अगर ऐसा हो गया तो। दूसरी बात आती है, ट्रंप सबको साथ लेकर चल रहे हैं। आप सोचिए ना कि मैंने एक बात नोटिस की, ट्रंप विक्ट्री स्पीच देने गए और वहां पर वो अपनी विक्ट्री से ज्यादा कह रहे हैं कि देखो मेरी पत्नी ने कितनी शानदार बुक लिखी है और वो नेशनल बेस्ट सेलर बुक हो गई है, और मिलानिया उस पर खुश होती है। और यही ट्रंप और मिलानिया के रिश्ते आपको पता है 2016 और 20 के बीच में क्या हो गया। तो मतलब अब उनको मिलानिया को भी अपने साथ रखना आ गया है। इसके बाद तीसरी बात देखिए, वो हर किसी की तारीफ कर रहे हैं। अब इनके बाद जो चौथी बात है, अब ट्रंप लेगेसी मीडिया के भरोसे नहीं है, CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स के भरोसे नहीं है। मनीष, बल्कि आज जो है इलॉन मस्क ने बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट किया। उन्होंने कहा यू आर द मीडिया, और इतने टाइम से कैंपेन चला रखा था डोनाल्ड ट्रंप ने अगेंस्ट लेगेसी मीडिया। उन्होंने कहा था कि जानबूझ के मेरी छवि खराब की गई है, मेरे को एक तरीके से दर्शाया गया है। इलॉन मस्क फिर उनकी तरफ आ गए और अब उन्होंने ट्विटर पे जाके कहा कि ट्विटर इज द मीडिया। जो ट्विटर पे लोग हैं वो ओपन सोर्स मीडिया है, आप नैरेटिव सेट करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपने आप को रीब्रांड कर लिया पिछले 4 सालों में, ये हर कोई मानेगा। नवनीत जी, क्या डेमोक्रेट्स भी खुद को रीब्रांड कर पाएंगे?
क्या वो रियलाइजेशन है कि हमें रीब्रांड करने की जरूरत है? आई थिंक जब ये 4 साल डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी खत्म हो जाएगी तो फाइनली डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी वापस पैदा हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो कोई वो कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 9 साल में पूरा कंट्रोल रखा हुआ है मीडिया का। और रविंदर जी बात कर रहे थे पॉलिटिकल टिरनी की, जो टोकरविल ने बुक लिखी थी, डेमोक्रेसी इन यूएसए 1835। पर गुड न्यूज इज दैट पूरे दुनिया में पॉलिटिकल टिरनी हो जाएगी, अमेरिका में कभी भी नहीं होगी। क्योंकि आज देखो 60% ऑफ द कंट्री इज वाइट, 15% ब्लैक, 20% हिस्पैनिक, 8% एशियन और बाकी 6-7% एवरीथिंग एल्स। जी। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना अमेरिका का तो जेम्स मैडिसन ने इतनी रिस्ट्रिक्शंस डाली कॉन्स्टिट्यूशन में, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई पावर नहीं दिया, सिर्फ 3: मॉनेटरी पॉलिसी, डिफेंस और इंटरस्टेट झगड़ा। बाकी सारा कुछ स्टेट्स को दिया। स्टेट्स ने आगे 3000 काउंटीज को दिया, 3000 काउंटीज ने आगे 19,500 सिटीज को दिया। जो 19,500 सिटीज के जो मेयर हैं वो चलाते हैं अमेरिका। इट डजेंट रियली मैटर कौन प्रेसिडेंट हो अमेरिका का। ठीक है। फायर, पुलिस, सिक्योरिटी, स्कूल्स, पार्क्स, रिक्रिएशन, कॉलेजेस, सेफ्टी, सारा कुछ मेयर्स के हाथ में है। सो अगर टिरनी का बिल्कुल मतलब ही नहीं है, और मैडिसन ने जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उसको किसी ने पूछा कि तू इतनी रिस्ट्रिक्शंस डाल रहा है, 2 साल कांग्रेस, 6 साल सेनेट, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जुडिशियल ब्रांच, लेजिस्लेटिव ब्रांच, तो कंट्री चलेगी कैसे? तो उसका जवाब था नहीं चलने दो। मैं नहीं चाहता कि ये कंट्री बहुत चले, नहीं तो पॉलिटिकल टिरनी होगी। इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। इतना लॉ एंड ऑर्डर है कि कभी भी पॉलिटिकल टिरनी अमेरिका में नहीं होगी।